इकोनॉमिक्स में आज से हम कृषि एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे। यूपीएससी में भी इससे हर एक बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी रेगुलर क्वेश्चन आते रहे। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम कृषि को लें तो यह 40% अर्थव्यवस्था को समाहित करता है और आप ये मान के रखें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 40% प्रश्न भी 35 से 40% प्रश्न भी कृषि से ही आते हैं। बहुत बड़ा कैनवस है कृषि में। हम इसमें भारत और बिहार दोनों के परिप्रेक्ष्य में कृषि को लेंगे। अर्थात अगर हम कृषि सुधार को लेते हैं तो भारत में कृषि सुधार कैसे हुआ है और बिहार में कैसे सुधार हुआ है, क्यों कृषि सुधार की आवश्यकता है और क्या क्या सुधार किया जा रहा है, अद्यतन भारत और बिहार दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम लेंगे। एक तो भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर किसी सब्सिडी को देखेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न को देखेंगे और दूसरा है कृषि आय को दुगुनी वाली जो दलवई समिति की जो रिपोर्ट है, क्या वो व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित हो सकती है। कृषि विपणन से जुड़ी समस्याओं को देखेंगे, भंडारण से जुड़ी समस्याओं को देखेंगे, ऋण से जुड़ी समस्याओं को देखेंगे, ऋण माफी को लेकर करके। तो बहुत बड़ा कैनवस है। हम बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करेंगे और गंभीरता से अगर पढ़ेंगे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भूमि सुधार क्यों आवश्यक है? भूमि सुधार इसलिए आवश्यक है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 60% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है भारत में, और बिहार में 80% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। रोजगार 48% ऑल इंडिया लेवल पे और यहां पे 70%, यानी अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। और विशेषकर ये कहा जाता है कि ऑल इंडिया लेवल पे 85% और बिहार लेवल पे 93% लघु एवं सीमांत किसान है। लघु एवं सीमांत किसान है और इनकी दशा को कैसे सुधारा जाए, इसलिए भूमि सुधार आवश्यक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे कि यह उद्योग के लिए, उद्योग के विकास के लिए इंजन का काम करता है। उद्योग के विकास के लिए इंजन का काम करता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट चाहिए। उद्योग के विकास के लिए इंजन का काम करता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह खासकर ग्रामीण भारत में यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा में जैसे अधिकतर महिलाएं
कृषि में लगी हुई होती है। और महिलाओं की सुरक्षा या लैंगिक समानता की अवधारणा तभी हो सकती है जब कृषि सुधार को सही रूप दिया जा सके। तो सामाजिक सुरक्षा वो आर्थिक गतिविधि को क्रियान्वित करने के लिए, व्यवहारिक क्रियान्वित करने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक क्रियाविधि तो इसमें दो तरह से देख सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो इस कारण से हमें भूमि सुधार की आवश्यकता है और आज भी है। ध्यान से रखिए, पॉइंट को आप लिखेंगे। पहला कि 60% भारतीय कृषि पर निर्भर है, 80% बिहारी। 48% भारतीयों को रोजगार मिलता है कृषि पे, 70% बिहारी को। 85% सीमांत किसान भारत में और 93% लघु सीमांत किसान बिहार में। उनको कैसे सुरक्षा प्रदान, इसलिए भूमि सुधार जरूरत है। उद्योग के विकास के लिए इंजन का काम करता है, इसलिए कृषि सुधार जरूरत है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है, इसीलिए जरूरी है। और आर्थिक गतिविधि को क्रियान्वित करने में आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से। बाहरी रूप से मतलब कृषि से संबंधित निर्यात, उसमें वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, भारत में जो फूड सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ आती है, वो कृषि के द्वारा ही फूड सिक्योरिटी आती है। और इस किसानों की आय अगर बढ़ती है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो मार्केट रोटेट करता है ना। क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि उनके जो साधन कम होते हैं। जिनके परचेजिंग पावर उन्हीं की होगी जिसके पास संसाधन कम होंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर आत्मनिर्भर होता है, अर्थात कृषि अगर आत्मनिर्भर होता है, कृषि व्यवस्था सुदृढ़ होती है, तो इससे मार्केट भी रोटेट करता है। तो इस कारण भूमि सुधार आवश्यक है। अब हम भूमि सुधार को 3 पार्ट में बांटेंगे, गंभीरता से इसको समझेंगे। भूमि सुधार को भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। एक, भूमि सुधार को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक, संस्थागत सुधार, दूसरा तकनीकी सुधार, और तीसरा सामान्य सुधार। अब इसको समझना होगा आपको कि क्यों यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब संस्थागत सुधार क्या क्या हो सकता है। जैसे संस्थागत सुधार में आप देखिए, संवैधानिक सुधार, जिसमें आप 1900 प्रथम संविधान संशोधन को ले सकते हैं। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। दूसरा, जमींदारी उन्मूलन, ये सब संस्थागत सुधार है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो भूहतबंदी, चौथा लिखिए चकबंदी। 5वां एक और दे दीजिए, सहकारी खेती, ये भी दे दीजिए, सहकारी खेती। एक और रख लीजिए अलग से, काश्तकारी सुधार।
आप या ऐसे कर सकते हैं, संवैधानिक सुधार जो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, और दूसरा पॉइंट दे सकते हैं इसको ब्रेक कर करके संवैधानिक सुधार, और दूसरा दे देंगे काश्तकारी सुधार, काश्तकारी सुधार। संवैधानिक सुधार में आप प्रथम संविधान संशोधन को दे देंगे, और काश्तकारी सुधार में आप इन लोगों को दे देंगे, आप 1 2 3 4 काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूहदबंदी, चकबंदी, सहकारी खेती, यह काश्तकारी सुधार में आएगा। संवैधानिक सुधार में उसको देखेंगे। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो एक तो अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी वह कृषि विकास से नहीं जुड़ी हुई थी। चाहे कृषि का व्यापारीकरण भी किया गया, वो कृषि विकास या कृषकों के विकास से नहीं जुड़ा हुआ था। उसमें ब्रिटिशों का अपना हित था, आर्थिक हित था। तो भूमि सुधार से संबंधित समस्याएं पहले से ही चली आ रही, और एक बहुत बड़ा गैप ये था कि जमींदारों के पास जमीन हुआ करता था और अधिकतर किसान भूमिहीन थे। तो पहली समस्या आई कि इन भूमिहीनों किसानों को कैसे जमीन वितरित किया जाए। तो प्रथम संविधान संशोधन आया क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, और जमींदारों रजवारों से भूमि छीन करके जो भूमिहीनों को दिया जा रहा था उस पर, उसके विरोध में वो न्यायालय में चले जाते थे, और संपत्ति के मौलिक अधिकार के तहत वो विरोध में चले जाते थे और न्यायालय उसको संरक्षण दे देता था। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में क्या किया गया कि भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डालकर यह कहा गया कि इसमें जो भी विषय डाला जाएगा उसको न्यायालय में चर्चा नहीं की जा सकती है। अर्थात भूमि सुधार के तहत भूमिहीनों को जो जमीन आवंटन का जो है उसको लेकर के अगर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, तो एक संवैधानिक सुधार हुआ। फिर काश्तकारी सुधार, क्योंकि ब्रिटिश काल में मध्यस्थों की अहम भूमिका थी, मध्यस्थों का ही जमीन पर कब्जा था। तो जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया। बिहार पहला राज्य था जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू किया भूमि सुधार अधिनियम के तहत, और 52 में इसे 50 में ही ये प्रस्तावित कर दिया गया था, और 52 में जमींदारी उन्मूलन कानून बिहार में लागू हो गया, और धीरे धीरे भारत के चारों तरफ ये जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ। उसके बाद भू हदबंदी, सीलिंग एक्ट, यह सीलिंग एक्ट 1961 में पारित किया गया, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप देने में काफी समय लगा कि कोई भी जो किसान है वो कितना जमीन रख सकता है। पहले 20 से 60 अलग अलग जगह निर्धारित किया गया, फिर कहीं कहीं 45, इसमें भी वैरायटी अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन भू हदबंदी इससे ज्यादा किसान जमीन नहीं रख सकता है, तो जो रेस्ट जमीन हुआ उसको सरकार ने अधिग्रहित किया और फिर भूमिहीनों को बांटा। लेकिन आप कह सकते हैं भू हदबंदी अगर पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ देंगे तो भारत के किसी राज्य में व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं हुआ। चकबंदी, चकबंदी जो है वो भूमि के एकत्रीकरण का एक स्वरूप है, क्योंकि जब आप तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहेंगे या उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, कॉर्पोरेट भी निवेश करें,
तो अगर हम तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जोत का आकार बना होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ 85% ऑल इंडिया लेवल पे और बिहार में 93% जो है वो जोत क्या है, वह सीमांत किसानों का है। अगर हम बिहार में देखेंगे तो 0.39 हेक्टेयर जोत का आकार है, और अधिकतर जगह या तो सीमांत किसान है, भू 85% भारत पे और 93% बिहार में। तो इन किसानों की जो खेती है वह जीवन निर्वाह खेती है, क्योंकि वो और जीवन निर्वाह खेती अपनाने के कारण उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती कि कृषि में वो निवेश करे। तो चकबंदी के माध्यम से भूमि का एकत्रीकरण कर वहां तकनीकी निवेश किया जा सके, जिससे ज्यादा ज्यादा लाभ हो सके। लेकिन यह भी चकबंदी भी अगर कुछ हद तक पंजाब को छोड़ दें तो भारत में कहीं भी लागू नहीं है, ये सिर्फ 2% क्षेत्र पर लागू है। तो चकबंदी भी कहते हैं। चकबंदी में क्या होता है कि भूस्वामित्व बदल जाता है, ध्यान में रखिएगा, भूस्वामित्व बदल जाता है ना। दूसरा सहकारी, यह भी भूमि के एकत्रीकरण के लिए है, लेकिन यहां पे स्वामित्व नहीं बदलता, स्वामित्व नहीं बदलता है, यहां भूमि स्वामित्व बदलता है, ठीक है। और सहकारी खेती में भूमिहीन श्रमिक भी जो है वो हिस्सेदार हो सकते। तो ये सहकारी खेती, लेकिन ये भी सिर्फ 1% क्षेत्र पे लागू हुआ। तो निश्चिततया संस्थागत सुधार जो आप ये कह सकते हैं लगभग 1950 से 1965 के बीच में भारत सरकार ने संवैधानिक और काश्तकारी सुधार के तहत एक तो भूमिहीनों को आवंटन किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, भू हदबंदी किया गया, चकबंदी किया गया, सहकारी खेती का प्रयोग किया गया, और इससे कुछ स्थिति सुधार हुई जरूर, लेकिन वह व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका। और इस कारण आज भी जोतों का आकार निम्न है, आज भी लघु एवं सीमांत किसान जो जीवन निर्वाह खेती पर निर्भर हैं वही निर्भर हैं, और बहुत ज्यादा इसमें सुधार नहीं होगी। तकनीकी सुधार को हम बाद में लिखेंगे। सामान्य सुधार का मतलब हो गया एक तो भूमि आवंटन, और दूसरा हो गया भूमि आवंटन और सामान्य सुधार को दो पार्ट में बांटिए, एक भूमि आवंटन, दूसरा रिकॉर्डों का अभिलेखीकरण। यह रिकॉर्डों का अभिलेखीकरण हमने बताया था, जैसे बिहार में अभी भी चल रहा है ETS, इलेक्ट्रॉनिक टोटल, जिसके तहत रिकॉर्डों का अभिलेखीकरण हो रहा है, दाखिल खारिज हो रहा है। तो रिकॉर्डों का अभिलेखीकरण, इस पर ध्यान दिया गया। भूमि आवंटन जो है सो गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि आवंटित हो। इसमें एक तो भूदान आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भूदान आंदोलन ने काफी काम किया भूमिहीनों को आवंटन देने के लिए। सरकारी स्तर पर भी काफी प्रयास किए गए हैं। हम बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे, जैसे बिहार में भूमिहीनों को आवंटन करने के लिए एक तो बंदोपाध्याय कमेटी गठित की गई और उसने सुधार दिया, लेकिन वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। लेकिन महादलितों को जो है आवास के लिए, खेती के लिए भूमि देने की बात की गई।
0.3 to 0.5 डेसिमल जो हमारे दलितों के आवास के लिए जो भूमिहीन थे उनको आवास आवंटित करने का योजना बनाई गई बिहार सरकार में। तो जो भूमि आवंटन से जुड़ा हुआ जो प्रयास है उसको देखना है, भारत संदर्भ में बिहार सरकार को में इसको देखना है। और रिकॉर्डों का अवलेखीकरण, जिससे कारण भूमि विवाद, अगर आप ये कह सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है भूमि विवाद, क्योंकि रिकॉर्डों का सही से अवलेखीकरण नहीं किया गया है अभी तक भारत में। इस कारण भूमि विवाद से जुड़ी हुई हिंसा एक पर्याय बन चुकी है। जितने भी अगर देखेंगे तो अधिकतर जो क्राइम होते हैं वो भूमि विवाद से है। तो इस कारण से जो भूमि सुधार में देखा जाए तो रिकॉर्डों का अवलेखीकरण हो, जिससे कि जो कमजोर किसान है, जो सीमांत किसान है, जो लघु किसान है, उनको वो संरक्षण मिल सके, जिससे कि वो अपनी खेती को बेहतर ढंग से निष्पादित कर सके। तो रिकॉर्डों का अभिलेख, जैसे भूआ दान आंदोलन में भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन उसका अभिलेख जो प्राप्त करने वाले को पास नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पहली दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी अभी देखने में आ रहा है कि भूदान आंदोलन में उनके पूर्वजों ने दे दिया था भूमि और अब उस पर वो कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास है, जिन भूमिहीनों को मिला था उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो सरकार का रिकॉर्डों का अभिलेखीकरण बहुत आवश्यक है, उसमें प्रयास किया जा रहा है। उस पर भी देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा बिहार में ETS का अभी काम चल रहा है, उसको हम देखेंगे। तो ये 2 पॉइंट तो आपको देखना ही है गंभीरता से। तीसरा है तकनीकी सुधार। भूमि सुधार तभी अपने सही स्वरूप में क्रियान्वित हो सकती है जब तकनीकी सुधार किया जाए। तकनीकी सुधार करना बहुत आवश्यक है। तो तकनीकी सुधार में जैसे मान लिया हम आपको करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तकनीकी सुधार को कैसे आप रखेंगे। तो एक रखिए आप हरित क्रांति का मॉडल, हरित क्रांति। दूसरा लिखे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा लिखें आप कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग। चौथा लिखिए एक आप परिशुद्ध कृषि, परिशुद्ध कृषि। पांचवा लिखिए स्मार्ट जलवायु कृषि, स्मार्ट जलवायु कृषि। ये सब तकनीकी सुधार है कृषि को बेहतर स्वरूप देने के लिए। हरित क्रांति में क्या है? एक तो क्या है, उन्नत बीज का इस्तेमाल करना है, उन्नत बीज, उर्वरक, ठीक है, और सिंचाई के साधन, है ना, और तकनीक ये इस्तेमाल करना है। अगर ये प्रथम हरित क्रांति के संदर्भ में है, प्रथम हरित क्रांति के संदर्भ में है, जिसका मैंने बताया कि इसका आगे बताएंगे कि इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में सिर्फ उपज को नहीं है, उपज तो है ही, ये उन्नत बीज उर्वरक सिंचाई तकनीकी के द्वारा उपज तो बढ़ाना ही है। उपज के अलावा अब इसके भंडारण, विपणन, ठीक है, भंडारण और विपणन पर भी फोकस किया गया है, ठीक है ना। तो भंडारण और विपणन, और इसका सीमित प्रभाव था तो इसका एक्सपेंशन प्रभाव हुआ। ये आपको हरित क्रांति को हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे कि कैसे ये हुआ है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही लाभदायी फार्मिंग है। किसानों की कई जगह इसने दशा और दिशा बदल दी है। एज सच मुझे एक याद है, जब मैं दिल्ली में रहा करता था तो मेरे घर के पास ही पीतमपुरा में मैं रहता था, ब्रिटानिया एक बिस्कुट हुआ करती थी। और ब्रिटानिया बिस्कुट मैं बता रहा हूँ 98-99 से 2002 के बीच ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री के द्वारा मध्य प्रदेश से इंदौर के पास से गेहूं उस समय 30 रुपए किलो ली जाती थी।
उस समय 30 रुपए किलो भी जाती थी, जब सामान्य कीमत 10 से 12 रुपए हुआ करती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा। तो वहां पे कृषकों को लाभ होता था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बड़ा है कि उद्योग सीधा उससे संबंध स्थापित करते हैं और कृषकों को इससे लाभ होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो विनियमित नहीं है, विनियमित नहीं है। फायदा तो है लेकिन विनियमित नहीं है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को भी मिली है और आगे भी देखने को मिल सकती है, तो इस पर ध्यान देना है। दूसरा कॉर्पोरेट फार्मिंग, मतलब कि किसान जो है वह उसके पास न तो पूंजी है न तकनीकी है, तो इस कॉर्पोरेट फार्मिंग के द्वारा इन चीजों से छुटकारा मिल करके बेहतर उत्पादन से किया जा सकता है। परिशुद्ध कृषि जो है ये नई टेक्नोलॉजी है। परिशुद्ध कृषि क्या होती है? तो एक 5 चीजों का इस्तेमाल करके परिशुद्ध कृषि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मानचित्रण और डाटा संग्रहण, मानचित्रण एवं डाटा संग्रहण, ठीक है। उसके बाद जीपीएस रिसीवर, ठीक है। जीआईएस भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी आप और है 4-5 है। तो इन चीजों का इस्तेमाल कर करके, यानी इन तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में अधिक उत्पादकता, कम लागत में अधिक उत्पादकता की जो तकनीकी है उसको कहते हैं परिशुद्ध कृषि। और स्मार्ट जलवायु कृषि मतलब है जलवायु के आधार पर यहां भी तकनीकी का इस्तेमाल, यानी आप कह सकते हैं कि जीपीएस का इस्तेमाल करके, है ना, जीआईएस का इस्तेमाल करके, मतलब अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमको ऐसी कुछ खेती करनी चाहिए स्मार्ट जलवायु की अनुरूप खेती, मतलब जहां पे जो जलवायु सूट करती है उसके हिसाब से स्मार्ट जलवायु कृषि की खेती का। ये सब जो है यह तकनीकी सुधार है जिसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। तो कैसे यह भारत में संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार या समान सुधार, इन सुधारों के द्वारा भारत में कृषि को सही दिशा दी जा सकती है, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे डिटेल देखेंगे, भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। बिहार में इसी तरीके से संस्थागत सुधार में एक तो संवैधानिक सुधार हुआ है और दूसरा काश्तकारी सुधार हुआ है। उसी तरह तकनीकी सुधार में भी बहुत कुछ प्रयास किया गया है और सामान्य सुधार में कंप्यूटराइजेशन और मैंने कहा था ईटीएस रिकॉर्डों का भूदान आंदोलन सभी बिहार में क्रियान्वित हुआ है। और उसके बाद फिर अब महादलितों को भूमि आवंटित की गई है और उसका भी रिकॉर्ड है। 3.16 लाख परिवारों को जो है 0.3 to 0.5 डेसिमल जो भूमि आवंटित की गई है, मतलब 6.5 लाख जो एकड़ जो है भूमि का वितरण किया गया है, ठीक है। 14.20 दाखिल खारिज की गई है हाल में। तो ये इन चीजों को जो बिहार से संबंधित डाटा है उसको भी हम देखेंगे। तो कृषि के संदर्भ में भारत और बिहार में भूमि सुधार की क्या परिस्थिति है और इसका क्या परिणाम निकला है उसको हम देखेंगे। तकनीकी सुधार में हरित क्रांति, उसको भी देखेंगे, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है और उसकी क्या लाभ हानि है, कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होता है उसके क्या लाभ हानि है, परिशुद्ध कृषि क्या है और उसकी क्या लाभ हानि है, स्मार्ट जलवायु कृषि है क्या है उसके क्या लाभ हानि, और इंडिविजुअली भी हम इस चीजों को देखेंगे। लेकिन अगर भूमि सुधार को देखेंगे तो भूमि सुधार क्यों आवश्यक है और भूमि सुधार में क्या क्या हो सकता है, तो संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार और सामान्य सुधार, ठीक है। ये आप इसी तरीके से डाटा फ्लो चार्ट बना करके आप समझा देंगे और तब लिखेंगे। परंतु व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं होने के कारण आज भी कृषि अधिकतर जगह जीवन निर्वाह कृषि बनी हुई है और इसको गति प्रदान करने के लिए इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन
आवश्यक है। ये हो गया इसका आंसर जो भूमि सुधार से संबंधित हुआ। अलग अलग फिर हम इसको देखेंगे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे अलग अलग तरीके से कि कैसे, जैसे अलग से इंडिविजुअली ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति। परिशुद्ध कृषि पर अलग से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मार्ट जलवायु कृषि पर अलग से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जब आप एक फ्रेम पे क्वेश्चन बनाएंगे भूमि सुधार क्यों आवश्यक है, तो जो मैंने 5-6-7 पॉइंट बताया था, वो भूमि सुधार भारत में किस तरह के सुधार है, तो संस्थागत सुधार में 2 पार्ट बांट दीजिएगा, एक संवैधानिक सुधार, दूसरा काश्तकारी सुधार, उसको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। तकनीकी सुधार, इसको ऐसे फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, और सामान्य सुधार ऐसे। ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल हल्का हल्का दे देंगे। चकबंदी का क्रियान्वित नहीं होना, जिस सुधार में सहकारी खेती का क्रियान्वित नहीं होना, हथबंदी कानून का क्रियान्वित नहीं होना, उसको देखेंगे। जमींदारी उन्मूलन आज भी जो है कई भूमि बेकार पड़ी हुई है, वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सका है। और हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सीमित क्षेत्र में हुआ है, सीमित लोगों को हुआ है, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में इसका विस्तार किया जा रहा है, तो उसको लिख दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसका लाभ है, लेकिन यह विनियमित नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग, इसकी अभी काफी विकास है, लेकिन इसको विनियमित करने की जरूरत है। परिशुद्ध कृषि यह व्यवहारिक रूप में सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में लागू है, इसको पूरे भारत में लगाने की जरूरत है। स्मार्ट जलवायु कृषि भी पूरे भारत में लगाने की जरूरत है, और अलग अलग से इसको हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आपका एक आंसर ये तैयार है, भूमि सुधार क्यों आवश्यक है ये, और भारत में किए जाने वाले भूमि सुधारों के क्या क्या है, तो ये हो गया भूमि सुधार, और इसका क्या व्यापक परिणाम हुआ है। तो भाई इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन नहीं होने से यह अब तक जो है अपेक्षागत लाभ प्राप्त नहीं कर सका, ये इसका सीधा आंसर इसका ये हो गया। अब हम अलग अलग तरीके से इसको हम आगे बताएंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। इसमें ये भी बताएंगे आपको, जैसे भूभातबंदी कब लागू हुआ, 1961 में चकबंदी कब लागू हुआ, काश्तकारी सुधार कब लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन कब हुआ, बिहार के संदर्भ में भी बताएंगे, सब आपको